नॉर्मली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के मेरे जो हैं वो 3 रूल्स हैं। एक ये कि इन्वेस्ट आप सेफ जगह पे करें, दूसरा ये कि आप इस इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म पे करें और तीसरा ये कि आपको घबराना नहीं है। सो फ्रेंड्स, हर किसी के इन्वेस्टमेंट का स्टाइल डिफरेंट होता है। हम लोग कहते हैं कि स्टॉक्स बहुत ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट्स होते हैं और वो वाकई में होते भी हैं। लेकिन मैंने जिस तरह से इन्वेस्ट किया था शुरू-शुरू में, जब मुझे पता नहीं था, तो मैंने रियल एस्टेट के अंदर भी इन्वेस्ट किया था और मैंने इस तरह की एवेन्यूज़ के अंदर इन्वेस्ट किया था जिसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियोज़ बनाई हैं कि वो स्टॉक से भी ज़्यादा खतरनाक था, जिसका कुछ सर-पैर नहीं होता ना, हम उसके अंदर जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसका यही हाल होता है, चाहे वो रियल एस्टेट ही क्यों ना हो। तो मैंने उसके ऊपर जो वीडियोज़ बनाई हैं वो आप जाके देख सकते हैं। अभी मैं बात करूँगा आपसे स्पेसिफिकली डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के बारे में, क्योंकि मैंने एज आई सेड, मैंने हमेशा रिस्क अवर्स रहा हूं मैं। तो जब मैंने स्टॉक मार्केट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया आज से कोई 3-4 साल पहले, तो उसके अंदर मैंने जब स्टडी किया इसको, तो पहले तो मुझे समझ में आया कि आप म्यूचुअल फंड्स में चले जाएं, और म्यूचुअल फंड से अच्छा और आसान हल कोई भी नहीं है इन्वेस्टमेंट का। और बाकी वो सही बात भी है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पिछले 5 साल के अंदर म्यूचुअल फंड ने कोई ऐसा रिटर्न ही नहीं दिया, जिसकी वजह से जब मैंने उसको डीपली स्टडी किया तो मैंने कहा कि यार बेहतर ये है कि आप खुद किसी लेस रिस्की एसेट्स को एक्वायर करने में लग जाएं, जैसे जो इवन म्यूचुअल फंड खुद भी एक्वायर कर रहे होते हैं। आप उन्हीं उसी टाइप के म्यूचुअल फंड के अंदर जिन चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, मैंने इस पे भी वीडियोस बनाई हैं। आप उसमें इन्वेस्ट करें और ऑटोमेटिकली आपको उससे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा जो म्यूचुअल फंड आपको प्रोवाइड करें। नॉर्मली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के मेरे जो हैं वो 3 रूल्स हैं। एक ये कि इन्वेस्ट आप सेफ जगह पे करें, दूसरा ये कि आप इस इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म पे करें और तीसरा ये कि आपको घबराना नहीं है। तो आज मैं आपसे बात करूंगा कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के बारे में। पहले तो हम बात करेंगे कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स एक्चुअली होते क्या हैं, डिविडेंड क्या होता है एक्चुअली, और दूसरी बात ये कि हम डिविडेंड को हमेशा मैं भी यही समझता था कि डिविडेंड सिर्फ अच्छा ही अच्छा होता है और आपको ऑटोमेटिकली जो पैसे मिल रहे होते हैं कंपनी की तरफ से, वो आपको एक फ़ायदा कर रहे होते हैं। वो फ़ायदा तो कर रहे होते हैं, लेकिन उसके आपको प्रोज़ एंड कॉन्स दोनों पता होने चाहिए, और कॉन्स भी होते हैं डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के, जो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। हम कोई 4 प्रोज़ एंड 4 कॉन्स इस डिविडेंड के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि डिविडेंड होता क्या है इटसेल्फ। बट उससे पहले, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए-नए आए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के ऊपर बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस की, प्रोडक्टिविटी की, इसके इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल के ऊपर बिल्कुल सही लैंड किए हैं, और सब्सक्राइब कर दें चैनल को और लाइक कर दें इस वीडियो को। अब हम बात करते हैं बेसिकली डिविडेंड होता क्या है। अगर बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं तो आप ये समझें कि आपको, लेट्स से आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उस प्रॉपर्टी को रेंट पे डाल देते हैं और उस प्रॉपर्टी का रेंट आपको मिलता है, तो आप सिंपली इसको कह लें कि डिविडेंड है आपका, क्योंकि आपको वो पैसे मिल रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन आपकी प्रॉपर्टी की इतनी वैल्यू है कि कोई उसमें रह रहा है और उसके आपको पैसे दे रहा है। सिंपल एज दैट, आप ये समझ लें कि आपको वहां से कुछ पैसे मिल रहे हैं। इसी तरह थोड़ा सा उसको हायर लेवल पे चले जाएं तो आप ये कह लें कि आप किसी भी अच्छी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, उस कंपनी को प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट के बाद टैक्स देती है, और टैक्स के बाद आपको वो थोड़े बहुत जो उसका शेयर, जितने आपने शेयर्स उससे लिए थे, आप उस कंपनी में जितना इन्वेस्ट किया था, उस प्रोपोर्शन के हिसाब से वो आपको पैसे दे देते हैं। फर्क ये होता है कि उसके अंदर वो कंपनी के ऊपर डिस्क्रिप्शन होता है, उनके डायरेक्टर्स के ऊपर डिस्क्रिप्शन होता है कि कितने पैसे देने हैं आपको। कुछ कंपनीज बहुत अच्छे डिविडेंड देती हैं, कुछ कंपनीज डिविडेंड नहीं देती हैं, कुछ कंपनीज नुकसान में चली जाती हैं, कुछ कंपनीज नुकसान फायदे में होते हुए भी आपको पैसे नहीं देती हैं। तो आज हम इन इन डिविडेंड्स के फायदे और नुकसान दोनों पे बात करेंगे। 4 फायदे और 4 नुकसान के बारे में बात करेंगे। विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। सबसे पहला फ़ायदा जो मुझे सबसे अच्छा लगता है वो ये कि देखें, आपको अगर नहीं पता बहुत सारा किसी कंपनी के बारे में, तो आप अच्छी कंपनी का, जो लेट्स से हर म्यूचुअल फंड होल्ड किया हुआ है, आप थोड़े बहुत उसके फाइनेंशियल समझते हैं, आप उस कंपनी का नाम भी जानते हैं, उस कंपनी को खरीद के रख लें, उस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो खरीद के रख लें। वो आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर डिविडेंड देते रहेंगे। आप एज गुड एज एक रेंटल प्रॉपर्टी खरीदी भी आपने और उसके आपको पैसे मिल रहे हैं, रिगार्डलेस के उस कंपनी की ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है अभी। और मैं इसके नुकसानात में जाऊँगा कुछ देर में, लेकिन अभी आपको मैं बताऊँ कि अच्छी डिविडेंड कंपनीज़, जैसे लेट्स से एप्पल हो गई यूएस के अंदर, लेट्स से एंग्रो फर्टिलाइज़र हो गई पाकिस्तान के अंदर, लेट्स से डॉलमेंट सिटी रीट हो गया पाकिस्तान के अंदर, इसी तरह से हपको हो गई पाकिस्तान के अंदर। इस तरह की बहुत सारी और कंपनीज़ हैं जो आपको डिविडेंड दे रही होती हैं, और कॉन्स्टेंटली ओवर द पीरियड ऑफ लेट्स से लास्ट 4, 5, 6 ईयर्स वो डिविडेंड दे रही हैं। तो आप उसको मैंने इस पे वीडियोज़ बनाई हुई हैं, आप उन वीडियोज़ को जाके देख सकते हैं, इसका क्या फ़िल्ट्रेशन क्राइटेरिया है, किस तरह से आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कुछ कंपनीज अच्छी हों, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ना हो। तो इसलिए अपने हिसाब से देखें, अपने हिसाब से उन कंपनीज को देखें, किस तरह से उनको फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया, मैंने इस पे वीडियो बनाई थी, आप उसको जाके देख सकते हैं। इसके अलावा जो डिविडेंड का सेकंड पॉइंट है वो बहुत ज़बरदस्त है। वो आप उसमें ये देखें कि कंपाउंडिंग कर सकते हैं। कंपाउंडिंग आप रियल एस्टेट के अंदर नहीं कर सकते। मैं जैसे एग्जांपल आपको दी थी कि आप रियल एस्टेट के अंदर कोई कोई फ्लैट लेके लेट्स से उसको रेंट पे चढ़ा दें, रेंट रेंट आपको मिल रहा है, लेट्स से 30,000 रुपये, 40,000 रुपये रेंट मिल रहा है।
अब वो पैसे लेकर आप क्या करेंगे? उन पैसों को लेकर आपको कहीं और री-इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन डिविडेंड का फ़ायदा ये है कि डिविडेंड आज आपको मिलता है, तो आज आप उसको दोबारा उसी स्टॉक के अंदर री-इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे जितने भी पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि मेरा जो प्लान है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का, वो ये कि मैं रिटायरमेंट के लिए वो पैसे जमा कर रहा हूँ, तो मुझे जितने भी पैसे मिल रहे हैं, मैं उनको री-इन्वेस्ट कर देता हूँ। अब भले वो लेट्स से ₹10,000 हों, ₹20,000 हों, ₹40,000 हों, अगर मुझको रेंटल ₹30,000 मिलेगा, तो मैं ज़ाहिर-सी बात है कोई नई प्रॉपर्टी में तो नहीं इन्वेस्ट कर सकता उसको। मैं किसी और तरह से उसको फंड कर सकता हूँ, मॉर्गेज लेके दूसरी प्रॉपर्टी, लेकिन एट मैक्स मैं यही कर सकता हूँ। उसके अलावा मैं ये नहीं कर सकता कि नई प्रॉपर्टी खरीद के उसके अंदर उसके पैसे डालना शुरू कर दूँ। बुकिंग करा सकते हैं, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन डिविडेंड्स के फॉर्म में आपको कंपाउंडिंग मिलती है, आप कंपाउंडिंग कर सकते हैं। आप जो भी आपको पैसे मिल रहे हैं, आपको उसको रीइन्वेस्ट करना है, और अगेन वो आपको एक एक साइकिल चल जाएगी और आपके पैसे ग्रो करना शुरू कर जाएंगे। कंपाउंडिंग पे मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसको भी जाके देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने जिक्र किया है कि किस तरह से छोटी छोटी कंपाउंडिंग जब आप करते हैं, तो वो एक एक टाइम बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद बलून हो जाती है, और वो एक बड़ा नंबर आपको नजर आता है। तीसरा पॉइंट है डिविडेंड्स क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि डिविडेंड्स जो आपको पैसे मिल रहे होते हैं, वो कांस्टेंट आपको कैश फ्लो मिल रहा होता है, वो कंपेयर टू एसेट्स जो पैसे नहीं दे रहे होते। लेट्स से एक प्लॉट है जो पड़ा हुआ है ऐसे ही, और वो पैसे नहीं दे रहा आपको, वो कुछ नहीं कर रहा, ना वो कंट्री के लिए कुछ कर रहा है, ना वो इकोनॉमी के लिए कुछ कर रहा है, ना वो आपके लिए कुछ कर रहा है, लेकिन आपको पता है वो 1 करोड़ रुपए का आज है, 5 साल बाद वो 5 करोड़ का हो जाएगा। ये हो सकता है, लेकिन क्योंकि वो एक ऐसी डेट इन्वेस्टमेंट है जो कि हो सकता है आपको अच्छा रिटर्न दे दे इवेंचुअली बाद में जाके, लेकिन कुछ नहीं पता, गवर्नमेंट के जो सिनेरियोज है वो चेंज हो जाएं, लॉज चेंज हो जाएं, या हो सकता है उस जगह की वैल्यू उस तरह से बढ़े ना, कंस्ट्रक्शन ना हो उसके ऊपर, तो बहुत सारी और चीज़ें हो सकती हैं। तो वो उसके अंदर आपको कैश फ्लो नहीं मिलेगा। इसी तरह से अगर आप किसी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जो आप सिर्फ और सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि फ्यूचर में जाके, लेट्स से किसी ने 2011 के अंदर टेस्ला पे इन्वेस्टमेंट की हो, तो उसकी इन्वेस्टमेंट कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, लेकिन वो अगेन उसने एक आइडिया पे इन्वेस्ट किया था, और हो सकता है वो आइडिया सही नहीं होता। इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि जिसने लोगों ने ग्रोथ समझ के, ग्रोथ बेस्ड करके अपने पैसे इन्वेस्ट किए, और वो कंपनीज ग्रो नहीं की। टेस्ला की एग्जांपल है जिसमें वो ग्रो कर गई थी। इस तरह की हज़ारों एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर कंपनीज़ ग्रो नहीं की थी और आपके पैसे डूब गए थे। तो आपको अगर थोड़ा-सा कंज़र्वेटिव रह के चलना है, तो डिविडेंड पेइंग कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट करें जिनकी रेपुटेशन भी है, और जो कॉन्स्टेंटली डिविडेंड दे रही हैं। इसके अंदर मैं क्यों कह रहा हूँ कि वो क्रिएट करती हैं अपॉर्च्युनिटीज़, क्योंकि जब आपको कैश फ्लो मिलता है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब आपको कैश फ्लो नहीं मिलता है, एक प्लॉट मैंने भले वो 10 साल लगकर उसको लेट्स से उसको मैंने 10 टाइम्स पे बेच दिया हो, लेकिन क्योंकि उस पूरे टाइम में ना मैंने कुछ सोचा, ना मैंने कुछ किया, ना मैंने उसके बारे में कुछ सोचा कि यार इसके पैसे मैं कैसे रीइन्वेस्ट करूँ। अब जब मैं डिविडेंड पेइंग कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ, मुझे कैश फ्लो मिलता है, मुझे पैसे मिलते हैं, उन पैसों का मैं सोच सकता हूँ कि दोबारा मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है। उस एसेट ने मुझे एप्रिसिएशन तो दे दी, लेकिन मुझे कैश फ्लो नहीं दिया, तो मेरा माइंडसेट उस तरह से चेंज नहीं हुआ। अच्छा, डिविडेंड पेइंग कंपनीज़ का एक बहुत ज़बरदस्त फीचर जो है वो इन्फ्लेशन हेज होता है। बहुत सारी कंपनीज़, बहुत सारी अच्छी कंपनीज़, मैं 2 एग्ज़ाम्पल्स अगेन आपको देता हूँ यहाँ पर। लेट्स से एप्पल और एग्रो फर्टिलाइज़र की बात करें। एप्पल जो यूएस के अंदर है, उसके अंदर डिविडेंड की ग्रोथ होती है। डिविडेंड कॉन्स्टेंटली वो हर हर क्वार्टर के ऊपर, हर मंथ के ऊपर, वो हर लेट्स से ईयर के ऊपर वो बढ़ा रहे होते हैं। ये नहीं है कि अगर स्टॉक की प्राइस बढ़ रही है तो वो डिविडेंड को उसी प्राइस पे रखेंगे, प्राइस भी बढ़ रही होती है। इसी तरह एग्रो फर्टिलाइज़र के डिविडेंड के अंदर भी ग्रोथ है। ऑफ कोर्स ये हमेशा नहीं रहती है। कॉन्स में बात करेंगे कि इसमें क्या-क्या चीज़ें मसला कर सकती हैं, लेकिन इन्फ्लेशन का हेज बहुत अच्छा है। अगर आपने अच्छी कंपनीज़ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपको इसके अंदर स्टॉक्स के अंदर भी एप्रिसिएशन मिलेगी, और इसके डिविडेंड की कैश फ्लोज़ भी मिलेंगे, तो आपको इवेंचुअली इन्फ्लेशन से हेज मिलेगा। और रिगार्डलेस अगर आपने लंबे टाइम के लिए दिया हुआ है, लंबे टाइम के लिए आपने इसको इन्वेस्ट किया हुआ है, तो चाहे उस स्टॉक की वैल्यू लेट्स से ₹200 से लेट्स से ₹170 हो जाए, कम हो जाए, लेकिन आपको क्योंकि वो डिविडेंड और वो उतना ही दे रहा है, तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है? अभी फ़िलहाल 170 हुआ हुआ है, हो सकता है वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल बाद जाकर वो 170 से ₹1700 का हो जाए, यू नेवर नो। इसलिए लॉन्ग टर्म हमेशा सोचना चाहिए। आई आई नो कि लॉन्ग टर्म हर एक के बस की बात नहीं होती है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ लॉन्ग लॉन्ग टर्म सोचें। हमारे एक फ्रेंड हैं, इंडिया से होते हैं, वो यूपी से होते हैं। इनफैक्ट वो कहते हैं कि या तो रेल में या फिर जेल में, क्योंकि वो कहते हैं यार यार आर या पार। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे ख़्याल से आपको जो लोगों में सब्र की कमी है ना, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करती है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के टाइम पर, और उसमें जो जितने लोगों को भी मैंने डूबते हुए देखा है स्टॉक, और इत इत 1-2 नहीं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो स्टॉक मार्केट को गालियाँ देते हैं बाद में, या उसमें इन्वेस्ट करने के बारे में बोलते हैं कि वो गैम्बलिंग है। बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्ट्स है।
मसला ये है कि लोगों के अंदर सब्र नहीं होता, लोग एक प्लॉट लेके 10 साल तो रुक सकते हैं, लेकिन एक स्टॉक लेके 2 दिन तक उसकी प्राइस ऊपर-नीचे कैसे हो रही है वो देखते रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको स्टॉक लंबे टाइम के लिए लेना चाहिए। उसको एज़ एन वॉरेन बफेट कहता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है किसी भी कंपनी के अंदर, आप एज़ अ ट्रेडर उसको काम ना करें, आप उसको एज़ एन इन्वेस्टमेंट लें। अगर आपने किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट किया तो आप उसको समझें कि आपने एक्चुअल में आपने ओन करना शुरू कर दिया है। तो आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म माइंडसेट रखेंगे तो फिर तो आज आपने कोई प्लॉट या फ्लैट भी लिया होगा ना, तो कल उसको बेचने जाएँगे तो उसके पैसे भी कम हो चुके होंगे, या फिर और उसके अलावा जो उसकी फीस वगैरह आपने दी है वो भी नहीं मिलेगी। तो आप ये सारी चीज़ें सोचना चाहिए लोगों को कि 1 साल, 2 साल, 3 साल ये कोई मेरे ख़्याल से कोई होराइज़न नहीं होता इन्वेस्टमेंट का। अभी तक हमने बात की कि डिविडेंड्स कितनी अच्छी चीज़ें हैं और क्या-क्या चीज़ें उसमें फ़ायदा करती हैं, लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं होता, हर चीज़ ग्रीन नहीं होती है, तो इसलिए हमें ये भी देखना पड़ेगा कि डिविडेंड्स के कॉन्स क्या हैं। अब मैं डिविडेंड्स की कॉन्स की बात करता हूँ, तो डिविडेंड्स के कॉन्स होते हैं, लेकिन मैं फिर भी डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के अंदर ही इन्वेस्ट करता हूँ। मेरे ज़्यादातर पोर्टफोलियो का जो पार्ट है वो ऑलमोस्ट यू कैन से 70 टू 80% डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स होते हैं, और बाकी 20 टू 30% मैं वो स्टॉक्स को रखता हूँ जिसके अंदर मुझको ग्रोथ का चांसेस नज़र आते हैं। जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं 20 से 30% की जो कैटेगरी है, उसके अंदर मेरे पास जो मेरा जो फेवरेट स्टॉक है वो है लकी सीमेंट का। अब लकी सीमेंट के अंदर आप देखें कि उसके अंदर आपको कोई भी ग्रोथ अभी रिसेंटली मुझे नज़र नहीं आई है, ना मुझे उसके अंदर कोई डिविडेंड नज़र आते हैं। लेकिन क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप है जो कि कॉन्स्टेंटली एक्सपेंशनरी मूड के अंदर है, उसके अंदर मुझे लगता है कि फ्यूचर में जाकर ना सिर्फ सीमेंट सेक्टर बल्कि वो ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इन है, तो उसके अंदर भी उनको इवेंचुअली उसको फ़ायदा होगा। जो भी शेयर होल्डर्स हैं, इवेंचुअली जब उसको डिविडेंड पे करने का टाइम आएगा या फिर जो प्राइस एप्रिसिएशन होगी, उस टाइम पे फ़ायदा होगा। लेकिन अभी वो एक एक्सपेंशनरी मोड के अंदर है, तो हम उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा ले नहीं सकते। तो इस तरह के स्टॉक्स मैं रखता हूँ अपनी पोर्टफोलियो में, लेकिन ज़्यादातर स्टॉक एज़ आई सेड 70 टू 80% डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के अंदर होते हैं। सो अब जैसे मैंने कहा कि आपको बताऊँ कि इश्यूज़ क्या हो सकते हैं डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के अंदर, वो ये होते हैं कि अगर पहले पॉइंट की बात करें तो पहला पॉइंट ये है कि टैक्स इनएफिशिएंसी होती है। इसके अंदर इस तरह से टैक्स इनएफिशिएंसी होती है कि जब आपको कंपनी डिविडेंड देती है, तो पहले तो वो अपनी अर्निंग के ऊपर डिविडेंड देती है, अर्निंग के ऊपर टैक्स देती है, और उसके बाद जब आपको वो पैसे मिलते हैं, आपको वो डिविडेंड मिलता है आपके बैंक अकाउंट में अंदर जब क्रेडिट होता है, वो उस टाइम पर गवर्नमेंट भी आपसे टैक्स ले लेती है। वो डिपेंडिंग है कि आप फाइलर हैं, नॉन फाइलर हैं पाकिस्तान के अंदर या बाहर भी, वो हर सूरत में आपसे टैक्स कट जाता है। वो टैक्स कटता है, फिर उसके बाद अगर आपको रीइन्वेस्ट करना है तो वो पैसे दोबारा से स्टॉक्स खरीदते हैं, आप दोबारा से डालते हैं, तो वो पैसे कट चुके होते हैं। लेकिन ये आपके ज़हन में होना चाहिए, वन्स आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये एक प्रॉब्लम है जो कि मुझे फेस करनी पड़ेगी। अगर तो वो कंपनी अच्छी है, तो वो कंपनी डिविडेंड नहीं देगी और आपको आपके पैसे वो दोबारा से अपने बिज़नेस में डाल देगी और वो बिज़नेस को ग्रो करना शुरू कर देगी। वो कभी भी आपको डिविडेंड नहीं देगी, लेकिन उसके पैसे आप जो भी रीइन्वेस्ट कर रही है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक्स की जो प्राइस है वो बढ़ने की फॉर्म में आपको मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं इतना आगे का कभी-कभी नहीं सोचता हूँ, तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर ये है कि मुझे डिविडेंड मिल जाए एक कंपनी से, और उसके बाद मैं उसका जो भी करूँ, भले मैं उसको रीइन्वेस्ट कर दूँ, भले मैं किसी और काम में ले लूँ, ज़्यादातर मैं उसको रीइन्वेस्ट कर देता हूँ। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है, आपके पास ये कंट्रोल होता है डिविडेंड से कि आपको ऑल्दो कि टैक्स कट रहा है, लेकिन आपको कंट्रोल आ जाता है कि आप दोबारा उसके उन पैसों के साथ क्या कर सकते हैं। डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स का सेकंड रिस्क ये है कि उसके अंदर एज़ सच कोई आपको गारंटी तो है नहीं ना कि आपके जो स्टॉक्स आज आपने ₹100 का लिया तो कल वो ₹200 का हो जाएगा या ₹150 का हो जाएगा, हो सकता है वो ₹50 का भी हो जाए। तो ये भी बहुत सारी जगहों पर देखा गया है कि इसकी एग्ज़ाम्पल है ओजीडीसी का स्टॉक है, आई थिंक ओजीडीसी का स्टॉक है, आई डोंट नो, मैं एडिटिंग करते वक़्त उसका चार्ट भी लगा दूँगा कि वो अच्छा खासा ऊपर चला गया था और अब वो नीचे है, ऑल्दो कि उसने पूरा का पूरा डिविडेंड अपने प्रॉपर्ली दिए हैं, लेकिन उसके स्टॉक की प्राइस उस लेवल पे है ही नहीं जिस लेवल पे पहले थी, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। ऑल्दो कि वो स्टॉक कॉन्स्टेंटली डिविडेंड दे रहा है, लेकिन अपनी प्राइस को कीप अगर वो सेम वैल्यूज़ के ऊपर नहीं रखता है, तो आपको इवेंचुअली नुकसान होगा अगर आप उसको बेचते हैं। लेकिन अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है। इसके अलावा इसी के बाद जो इसका थर्ड पॉइंट है वो ये कि आप इसके अंदर ये देखें कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के अंदर ज़रूरी नहीं है कि हर वक़्त आपको डिविडेंड मिलते रहें। ऐसे भी स्टॉक्स हैं जो 4-4 क्वार्टर्स डिविडेंड देते हैं और उसके बाद अगले साल डिविडेंड देना ही बंद कर देते हैं। ऐसा कम होता है, लेकिन ऐसा हो सकता है और होता भी है। तो इसलिए उस चीज़ पे रिलाय करना, अपनी किचन इनकम उस पे रिलाय करना, वो मेरे ख़्याल से गलत होगा। आप उसको अगेन मैं कहता हूँ स्टॉक मार्केट के ऊपर किचन इनकम को शुरू में एटलीस्ट रिलाय नहीं करना चाहिए उसके ऊपर। उसके बाद आपको जब आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी हेल्दी हो जाए, आपको समझ में आने लगे चीज़ों को, तो फिर उसके ऊपर जाना चाहिए उसको उसको किचन एज़ अ किचन इनकम लेने के लिए। मेरे ख़्याल से एक मिक्स ऑफ आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिसकी बेसिस के ऊपर आप अपने पैसों जो इनकम है, वो जनरेट कर रहे हो।
किचन इनकम सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड पेइंग स्टॉक से थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि यू नेवर नो, कंपनी कभी कभी सिर्फ ये नहीं कि उसको लॉस हो रहा है कि वो डिविडेंड पे नहीं कर रही है, हो सकता है कभी कभी वो एक्सपेंशनरी मोड के अंदर चली जाए। कभी कभी लेट से अब आप सोच रहे हैं कि अब मैंने ये कंपनी ले ली और ये अब मुझे डिविडेंड देती रहेगी, लेकिन अगले साल कंपनी सोचती है कि नहीं यार, अब हमको नई फैक्ट्री लगानी है, तो अब हम डिविडेंड नहीं देंगे, हम ग्रोथ के अंदर जाएंगे और अब ये पैसे हम इन्वेस्ट करेंगे अपनी ग्रोथ के अंदर। तो हो सकता है उसके स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाए और हो सकता है ना बढ़े, और हो सकता है आपको आपको इवेंचुअली नुकसान हो रहा हो उसके अंदर, क्योंकि वो कंपनी अब आपको डिविडेंड नहीं दे रही है। तो ये बातें जहन में होनी चाहिए व्हाइल इन्वेस्टिंग फॉर एनी कंपनी फॉर डिविडेंड। फोर्थ पॉइंट, बहुत सारे लोग कहते हैं इस तरह से, लेकिन मैं इस बात को मानता नहीं हूं। कुछ कंपनीज के लिए शायद ये बात सही हो कि जो कंपनीज डिविडेंड दे रही होती हैं उनके पास इनोवेशन के आइडियाज नहीं है। लेकिन उसके लिए मैं कहता हूं कि अब आप दो कंपनीज को कंपेयर करें, एप्पल को और अमेजॉन को। अमेजॉन कोई डिविडेंड नहीं देती और एप्पल कॉन्स्टेंटली क्वार्टरली डिविडेंड दे रही होती है। तो आप इसका मतलब क्या है, एप्पल इनोवेशन खत्म हो गई उनके पास पैसों का रिजर्व है, वो पैसे दे रहे हैं, लेकिन उनके पास ऐसी बात नहीं कि इनोवेशन खत्म हो गई। या फिर अमेजॉन अगर पैसे डिविडेंड नहीं दे रही है तो वो इनोवेटिव कंपनी है कंपेयर टू एप्पल, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए लोग ये कहते हैं कि, और कुछ कंपनीज ऐसी होती भी हैं कि उनके पास पैसे का रिजर्व आ जाता है किसी भी तरह से, या तो उनके पास प्रीवियसली उनका अच्छा टाइम गुजरा होता है तो उसके थ्रू वो रिजर्व आ जाता है, तो वो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता री इन्वेस्ट करने का, ना उनके पास कोई इस तरह की बहुत एक एक एग्जांपल मैं आपको दूं। आई थिंक वो कोई फैक्ट्री थी जिसके पास रिजर्व्स थे और वो डिविडेंड पे किया उसने, जबकि एट द सेम टाइम लोग कह रहे थे कि यार लोड शेडिंग हो रही है, आपको अपना सोलर पावर जनरेटर लगा लेना चाहिए था, अपना अपना पूरा सोलर सिस्टम लगा लेना चाहिए था, जस्ट टू केटर दिस इशू ऑफ पावर। उस कंपनी ने वो नहीं किया। नेक्स्ट ईयर उसने पहले साल डिविडेंड दिया, नेक्स्ट ईयर उसके पास ये सारे मसले आ गए, हमारे पास पावर स्ट्रगल शुरू हो गई पाकिस्तान के अंदर। और अगर उस कंपनी ने ज़्यादा डिविडेंड नहीं दिए होते, 50% उसको अपने री इन्वेस्ट कर दिया होता अपनी सोलर कैपेसिटी के अंदर, तो वो अगले साल ग्रोथ फेज में आ जाती और फर्दर मोर डिविडेंड दे सकती थी, या फर्दर उसके स्टॉक्स की प्राइस बढ़ सकती थी। लेकिन 1-2 साल के अंदर ही वो कंपनी इतनी नीचे चली गई कि उसने अगले साल डिविडेंड नहीं दिया। सो ये भी देखना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों के अंदर कि आपकी जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका विजन इतना है कि वो इस तरह की चीज़ों को ग्रास्प कर ले। डॉलर टर्म्स के अंदर किस तरह से मैंने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट की है और डॉलर टर्म्स के अंदर 7% के करीब रिटर्न बनाया है, यहाँ पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, पहले की वीडियो है लेकिन वो लगाई हुई है, देख सकते हैं आप उसको। इसका इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है। इसके अलावा सर्वा के अंदर मैं इन्वेस्ट करता हूँ यूएस के स्टॉक्स के लिए, यहाँ पर वो वीडियो लगाई हुई है। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।